पिछले कुछ हफ्ते हमारे देश के लिए इतने शर्मनाक गए कि हमारे यूथ को बैठकर अपने हाथों की नस काट लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने खुद का नेटो बना लिया है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और हम यहाँ पर अपने देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री का बर्थडे मनाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है वोट चोरी मुद्दे के ऊपर और अब हमारे नेताओं के लिए दुबई से ऑफर आने लग रहा है। प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो, तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। और डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री के खास जिगरी यार ने उनके पीठ पे पीछे से छोरा जो घोप दिया है और हमारी कंगना जी मनाली में जाकर अपना रोना अलग ही रो रही हैं। मुझ पे क्या बीतती हो। मेरा भी रेस्टोरेंट ही है, उसके तो 50 रुपए का बिजनेस हुआ, 15 लाख की सैलरी ही है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसमें गलती आपकी नहीं है। आपको भटकाया ही जा रहा है क्रिकेट पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझे क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर फिलहाल टाइम पर। वैसे पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ तो हमारे पीएम का जन्मदिन था, पर हमें फिर याद आएगा पीएम तो हमारे देव मानुस है, इंसान थोड़ी है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। इसलिए हमारे परमात्मा देव मानुस को हम बाद में बात करते हैं और हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर, वोट चोरी। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वोट चोरी मुद्दे के ऊपर। और अगर कोई ये सोचता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता ही कौन है, तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल टाइम पे अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी ही है, या लीडर सबसे बड़ा राहुल गांधी है। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी शैडो पीएम भी है साथ के साथ, याद रखिएगा। बाकी जब तक राहुल गांधी और अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए देख लो, क्योंकि मोदी जी ने तो आज तक कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं है। बाकी हमारी जो गोदी मीडिया है, जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनका काम स्टार्ट हो गया कि राहुल गांधी को वर्टलेस दिखाना या बेवकूफ़ बताना उनको। कोई सोचे कि भाई मैं राहुल गांधी का सबसे बड़ा सपोर्टर, भाई मैं किसी का भी कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सच के साथ देने वालों में से हूँ। तो फिलहाल टाइम पर राहुल गांधी भाई अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता है, सपोर्ट लीडर है, तो हमें राहुल गांधी को ध्यान से सुनना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं एकदम फेयर होके रिजल्ट आपको बातें क्या बता रहा हूँ। जैसे ही अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद से गोदी मीडिया एक्टिव हो गई। अब एक्टिव होने का मतलब क्या है, जैसे हमारे न्यूज़ एंकर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप सोसाइटी, उसके ऊपर मुद्दा चल गया कि राहुल गांधी को कैसे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, उसको वर्थलेस दिखाना, मतलब बेमतलब दिखाना। और एग्जाम्पल में दिखाऊं तो एक सुशांत सिन्हा नाम के न्यूज़ एंकर हैं जो टाइम्स नाउ पे आते हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी एक और 80 बम फोड़ के चले गए। मतलब ये न्यूज़ एंकर की बोली है, आप देखिए। आपको रजत शर्मा तो याद ही होंगे, आपकी अदालत वाले, हमारे यहाँ सच के सिवा कुछ नहीं होता। और देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उन्होंने राहुल के बम में दम नहीं और चुनाव आयोग किसी से कम नहीं। मतलब ये देखिए उनका ट्वीट है ये। मतलब देखिए कि हमारे अपोजिशन के इतने बड़े नेता के खिलाफ हम ऐसी शायरियाँ लिखी जा रही है ट्विटर पे। ये न्यूज़ एंकरों का काम है। मीडिया का बेसिक काम होता है कि जो भी दुनिया में हो रहा है उसके बारे में रिसर्च करें, सच और झूठ देश को दिखाएं। पर ये क्या, फिर आप कहते हैं बिकी हुई मीडिया नहीं है, ये तो सब सपोर्टर हैं। आप खुद देख ले कौन बिका हुआ है कौन नहीं बिका हुआ है। न्यूज़ चैनल को छोड़ते हैं, बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट पे देखिए राहुल गांधी के खिलाफ क्या ट्वीट किया है कि बाल बुद्धि ने बताई कांग्रेस की काली सच्चाई। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल राहुल गांधी को बाल बुद्धि बता रहा है 50 साल के। मुझे तो खुद हंसी आ रही है सुन के। और ऐसे अगर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल अगर मोदी को बाल बुद्धि बता दे तो ये तो हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर बात आ गई, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोल गए, वो तो लड़ाई का मुद्दा बन जाए पूरा का पूरा, देश में देशद्रोही का केस लग जाए उसके ऊपर तो। और रही बात ट्रोल करने की, कांग्रेस के कभी सोशल मीडिया हैंडल्स को देखिए, ट्रोल करने में, इलेक्शन जीते ना जीते पर ट्रोल करने में बीजेपी से जरूर जीत रहे हैं वो। एक बार चेक कर रहा हूँ उनके मीम्स को, तगड़ा कम बैक है ना, देखते रहोगे तुम भी। चलो मजाक से हटके अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला क्या है। राहुल गांधी ने ब्लेम लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि 6018 वोट को डिलीट कर दिया गया है। Constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. और इसके साथ साथ में इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया गोदाबाई का। से वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाए हैं गोदाबाई की, और जिसमें वो गोदाबाई जो कह रही हैं कि उन्होंने अपना वोट कभी डिलीट किया ही नहीं है। Godabai, of course, has no idea. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। इलेक्शन कमिश्नर की हिस्ट्री के हिसाब से पहले गोदाबाई ने अपना खुद का वोट डिलीट किया, उसके बाद 12 लोगों का और वोट डिलीट किया उन्होंने। वो गोदाबाई एक यूजर है, उन्होंने पहले अपना खुद का वोट डिलीट किया और उन्होंने कुछ फेक आईडी बना के उन्हें 12 लोगों का वोटर आईडी और डिलीट किया। मजाक हो रहा है क्या यहाँ कुछ। खुद इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट की कोई भी यूजर ऐसे किसी का भी वोट ऑनलाइन आके डिलीट कर नहीं सकता, उसका एक प्रोसीजर है, उसका भी एक काम है, तरीका है उसका भी। अब हमें ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स तो इसके बारे में पता है नहीं, तो इसलिए हम इस बात को थोड़ा यहीं रखते हैं और आगे चलते हैं एक बात पे। दो मुद्दे और उठाए हुए राहुल गांधी ने इसके अलावा
वोटर आईडीज के अंदर में नंबर चेंज हो जा रहे हैं। और कर्नाटका की सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर भेजे इलेक्शन कमीशन को, पर उनका किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक। और एक छोटा सा क्लेम और था आईपी एड्रेस रिलेटेड, तो इतने ब्लेम होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अब तक फ्रंट फुट पे आके जवाब नहीं दे रहा है। तो पता नहीं इलेक्शन कमीशन का सही में कोई गलती है या नहीं है। मैंने इतने ब्लेम लगने के बाद आई थॉट कि इलेक्शन कमीशन को स्टेज पे आकर जवाब देना चाहिए इन सारे ब्लेम्स का एक बार में। और भाई एक सवाल मेरा कांग्रेस के लिए भी उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन कोई डाटा शेयर कर ही नहीं है तो आपको कैसा पता चल रहा है कि 6018 वोट को डिलीट कर दिया गया है और बाकी 6018 वोट ये कांग्रेस के ही सपोर्टर हैं, ये चीज़ भी आपको कैसे पता? आप अगर इनके नाम और शक्ल देख के आप पता लगा रहे हो कि कांग्रेस सपोर्टर हैं तो आप तो बड़े अंतर्यामी हो। देखो सच तो मुझे कुछ पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है शायद बिहार के अंदर चल रहा इलेक्शन और इनको अपने इलेक्शन में जीतने के लिए एक मुद्दा चाहिए था, वो इनका ये मुद्दा है। अगर ये आपका पॉलिटिकल मूव नहीं है तो बस इतना ही जाऊंगा, बिहार इलेक्शन के बाद इस मुद्दे को छोड़ना मत। और ऐसी ये छोटी मोटी हरकतों से मुझे अभी अभी याद आया कंगना रनौत का। अभी कुछ दिनों से कंगना रनौत की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसके अंदर में वो मनाली और वहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। लोग कंगना को देख के ये पूछ रहे हैं आप विजिट भी करती हैं क्या? हाँ, तो आज तक जो कभी विजिट करने गया नहीं वो पहली बार ऐसे विजिट करने जाएगा तो ये होना ही है। पर छोड़ो उस बात को, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। अब कंगना वहाँ की एमपी तो अपनी जनता अपने एमपी को कंप्लेन कर रही है, मतलब अपनी शिकायतें बता रही है कि हमारा इतना नुकसान हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और वो ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती, मेरी पे तो मेरी दर्द भी आप सकते। भाई इस क्लिप को देख के मुझसे ज़्यादा हंसी शायद किसी को आई होगी। मतलब एमपी खुद की शिकायतें जनता को बता रहा है। अरे भाई जनता की शिकायतें सुनने के लिए होता है भाई, तू एमपी है। कुछ भी भाई, लिटरली वो वहाँ जाके क्या बता रही कि मेरा भी एक रेस्टोरेंट है, मेरा भी एक घर है जिसका 15 लाख का खर्चा है, 15 लाख की सैलरी है। मतलब इतनी भीड़ के बाद भी 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। अरे ऐसा 50 रुपए का सारा खरीद के क्या गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस रेस्टोरेंट में। मतलब खुद तो जाके वहाँ चाय नहीं पी के आ गई कि 50 रुपए की। भाई प्रॉब्लम की बात इस पूरी सिचुएशन में ये है कि भाई पहली बात तो वो अपने दुख उनकी जनता के सामने रोक रही है। भाई वो एमपी है, चलो कोई नहीं, इंसान है, अपनी भावनाओं में बह जाता है। पर बाकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उस होटल में 15 लाख का क्या खर्चा है भाई? ना वो 5 स्टार ना वो 7 स्टार है, तो उसमें 15 लाख का क्या खर्चा है उस होटल में? चलो मान लेते हैं आपके होटल में 15 लाख का खर्चा होगा, चलो छोड़ो उसको भी छोड़ो। पर ये बताओ कल 50 रुपए का ऐसा क्या बिका है? वो 50 रुपए जो चीज बिकी वो क्या बिकी थी भाई? बस मेरे को समझ ही नहीं आया अब तक भी इस पूरी वीडियो में। चलो चलो उस मुद्दे को छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे नितिन गडकरी जी पर। और इन नेताओं पर मेरे बात करने को बहुत टाइम से मन था, क्योंकि भाई फिलहाल टाइम में वो एनुअल पास लॉन्च हो चुका है, E20 का फ्यूल लॉन्च होने वाला है और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो भैया शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि इथेनॉल इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है। तो भाई मैं इस वीडियो के अंदर में कोई कहीं से न्यूज़ सुना के या लोगों की बात सुन के ही इस वीडियो में बात नहीं बोलता हूँ, ठीक है? तो इसमें अनपढ़ गँवार वाली बात नहीं है, ढंग से समझदारों वाली बात करता हूँ, तो समझदारी से सुनना बस। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इथेनॉल से हमारी गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, सीज़ हो रहा है, वगैरह-वगैरह, इनसे प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। तो चलो उसी बात पे अब बात करते हैं। बात क्या है कि अभी इथेनॉल इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, इंजन खराब हुआ नहीं है, तो अभी हम इस चीज़ पे बात करेंगे नहीं। जब वो इम्प्लीमेंट होगा, इंजनों में डलेगा, इंजन उससे खराब होने चालू होंगे, उस टाइम पे उस बात पे हम गौर करेंगे। अभी ये चीज़ें नहीं हो रही तो इस चीज़ पे गौर नहीं करते हम। मैं तो बस सरकार से इतना पूछना चाहूँगा कि एथेनॉल लाना ज़रूरी क्यों है? चलो मान के चलते हैं कि हमारा जो देश है वो ऑयल डिपेंडेंसी कंट्री है, मतलब हमारे देश में जितना ऑयल आता है वो बाहर देशों से आता है, हमारे देश के पास इतना ऑयल खुद का है नहीं। जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश की जो यूएस करेंसी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ से उठ के उस देश के पास जाती है जिस देश से हम ऑयल खरीद रहे हैं। तो इसमें अपने देश का घाटा होता है और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इस चीज़ के लिए। सारे मसले के अंदर जो हम 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिला देंगे तो हमें जो 20% जो बाहर से हम ऑयल खरीदे उसको हम नहीं खरीदेंगे फिर। मतलब 20% अपनी बचत होगी कि वो अपना इथेनॉल हम अपने देश के अंदर तैयार कर सकते हैं ईज़िली। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 20% बचत हो जाएगी, बहुत अच्छा विज़न लग रहा है, पर दूर-दूर से। असलियत सुनाता हूँ आपको। इथेनॉल का मेन पर्पस है वो है कि पेट्रोल के दाम को घटा देना और जो सरकार को भी जो बाहर से पेट्रोल खरीदने की कॉस्ट आ रही है वो घटा देना। मतलब दोनों साइड से फ़ायदे है, कस्टमर के भी और सरकार का भी। पर अब चलो एक क्रेज़ी आपको, मतलब क्रेज़ी नहीं, आपको एक है ना पढ़ी-लिखी बात मैं समझाता हूँ। जो सरकार को 1 लीटर जो पेट्रोल पड़ता है वो पड़ता है 45 से 60 रुपए के करीब में। और भाई मैं 45 से 60 इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई सरकार ने कहीं ये रिवील नहीं कर रखा है कि कितने में वो परचेज़ करती है इस चीज़ को। इंडिया क कच्चा ऑयल खरीदता है, उसका पेट्रोल बनाता है और भूटान को बेचता है, और भूटान में वो कितने का बिक रहा है? 60 रुपए लीटर बिकता है एप्रॉक्स। मतलब इंडिया को वो 60 रुपए से सस्ता ही पड़ता होगा कुछ भी लगा के। मतलब 60, अगर वो 60 रुपए का बेच रहा है तो 60 रुपए से सस्ता ही लगता होगा इंडिया के लिए भी। पर आपको पता है 1 लीटर एथेनॉल कितने में बनता है? 71 रुपीज़ एप्रॉक्स।
मतलब समझे, तेल हम जो बाहर से खरीद रहे हैं वो हमको सस्ता पड़ रहा है और खुद का जो हम इथेनॉल बना रहे हैं 1 लीटर वो आपको महँगा पड़ रहा है। पहली बार होगा कि हम किसी चीज़ के अंदर मिलावट कर रहे हैं और वो मिलावट हमें महँगी पड़ रही है। समझ रहे हो? मतलब प्योर फॉर्म हमें सस्ती पड़ रही है पर उसके अंदर मिलावट कर रहे हैं तो मिलावट हमारे लिए महँगी पड़ रही है। फिर भी हमारी सरकार ये कर रही है क्योंकि भाई उनके 2 सुपुत्रों के पास वो कंपनी है इथेनॉल बनाने वाली। तो दोनों तरफ से सरकार का फ़ायदा हो रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि चलो उनकी वो कंपनियाँ हैं भाई, उनके सुपुत्रों की। ब बाकी बात क्या है कि इथेनॉल इम्प्लीमेंट करने का कोई रीज़न ही नहीं बचता है भाई। तो ये चीज़ ठीक है, हमारे 20% से अगर 27% तक हम इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है हमारे दूसरे देशों से। चलो एक टाइम को ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पर उसकी वज़ह से हम अपने देश की सारी गाड़ियाँ खराब थोड़ी कर लेंगे। गडकरी जी आते ही ई20 आ चुका है और हम इसको ई27 तक लेके जाएँ। पर आपको एक क्रेज़ी डेटा और एक और दूँ मैं एक चीज़, जो हमारा इथेनॉल होता है वो बेसिकली हमारी क्रॉप से बनता है, लाइक गन्ने या मक्के के से। और जो ये क्रॉप्स होती है गन्ना और मक्का, तो ये सबसे ज़्यादा वाटर कंज़्यूम करती है। और आपको पता हो तो कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3100 लीटर, मतलब 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3100 लीटर पानी को वेस्ट किया जाता है। क्या फ़ायदा हो रहा है फिर? समझ रहे हो, हमारी सरकार इथेनॉल के ऊपर इतना फ़ोकस करने लग रही है, पर आप एक चीज़ देखिए, ना वो हमारी गाड़ी के लिए अच्छी है, ना वो सस्ती पड़ रही है और उसको बनाने के लिए हमें इतना सारा पानी को वेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या फ़ायदा है इथेनॉल का? बस उनके 2 सुपुत्र इथेनॉल बनाते हैं, बस। और अगर ये सारे सवाल गडकरी जी से पूछे जाते तो वो हमको देशद्रोही, एंटी नेशनल है, ये सब का टैग लगा देते हैं। वाओ! सही है यार सरकार। और अभी हाल-फिलहाल में मैं कुछ समय पहले एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें गडकरी जी एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि दुबई के शेख ने प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो, तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अगर ऐसा इंसिडेंट सच में हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि भाई दुबई वालों की आँखें फूट चुकी है, जो हमारे यहाँ के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई दुबई के शेखों के भाई अगर सच में उनको 6 महीने के लिए नितिन गडकरी जी को ले जाने का मन है, तो ये सोच लेना कि 31 लीटर पानी को वेस्ट किया जा रहा है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए और आपके वहाँ तो पहले ही पानी कम है। ये चीज़ थोड़ा आराम से सोच लेना क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि फिलहाल टाइम मोदी जी अपना बर्थडे मना, और जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था तो मुझे तो उसी दिन पता चला कि आज मोदी जी का बर्थडे है। और एक्चुअल में बताऊँ तो मैं नहीं, शायद हमें 90% जनता को उसी दिन पता चला होगा कि आज हमारे पीएम का बर्थडे है। पर बीजेपी के वर्कर्स को पहले ही पता था कि हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे आने वाला है। उन्होंने पहले ही के सारे अखबार खरीद लिए। सारे अखबारों को मेन हेड पेज पे, हेडलाइन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे, मोदी जी का बर्थडे, बर्थडे यही यही चल रहा है। चलो आपको अपने आप को हैप्पी बर्थडे कहलाना है, अपने आप को विश करवाना है, तो पर वो मेरे पैसों से क्यों हो रहा है? भाई टैक्स हम भी भरते हैं और ये जो सब चीज़ें, ये न्यूज़पेपर, ये प्रिंट हो रहे हैं, ये आपकी कोई कंपनी वगैरह तो है नहीं। ये सब हमारे टैक्स के पैसे ही हैं ये सारे, जो आपके पास जा रहे हो, जिनसे आप ये सब प्रिंट करवा रहे हो। प्रॉब्लम मेरे को, चलो ठीक है, आपने मेरे टैक्स के पैसों से बना दिया। अरे मेरा बर्थडे मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ अपने रुपयों से, और आप मेरे रुपये से अपना बर्थडे बना रहे हो। भाई मतलब मुझे सीरियसली, मतलब इतना आपको बुरा लग रहा है कि कोई एक नेता अपने आप को विश करवाने के लिए, अपनी पीआर करवाने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। कुछ सिचुएशन ये नॉर्थ कोरिया से मैच नहीं कर रही है क्या, आपको लग रहा हो तो? अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी कह रहा था कि एक टूल किट चल रही है कि सारे के सारे सेलिब्रिटियों को मैसेज गया है, टेक्स्ट किया है कि हमारे पीएम को विश कर दो, हमारे पास मोदी जी को विश करो। और ये जहाँ तक भी ये कुछ बात, ये सच भी है क्योंकि भाई कि इतने सारे सेलिब्रिटी मतलब पहले अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड करके मतलब हमारे पीएम जी को विश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को विश कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो भाई ये सच है ये बातें। शाहरुख खान ने वीडियो बना के दे दी, मतलब बाकी आलिया भट्ट ने वीडियो बना के दे दी, मतलब क्या है, बाकी बहुत बड़े-बड़े स्टार्स ने सबने वीडियो बना के दी है। तो सबको याद थोड़ी होगा ये चीज़ें कि हमारे सबने मेंशन करके हमारे पीएम का इस दिन का बर्थडे आता है। तो इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं, भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री है भाई, अच्छी बात है। तुम ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भाई अपने प्रधानमंत्री को विश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई रिस्पेक्टेबल पर्सन भाई, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है भाई वो। पर प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग अपनी वीडियोज़ के साथ रेडी थे विश करने के लिए, मतलब जैसे उनको याद हो भाई, मेंशन कर रहा हो कौन है कि भाई आज हमारे पीएम का बर्थडे है। तो भाई ये थोड़ा हज़म नहीं हुआ मुझे। बाकी आपका पता नहीं, आपको हज़म हो गया हो तो अच्छी बात है। और जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, जब मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उस टाइम पे यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दिए। ये चीज़ आपको मीडिया के अंदर कवर होती कहीं नहीं दिखी होगी, भैया जी मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना सबको। ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस चीज़ को ऐसे लेके चलो कि हमारी पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं है, पर पाकिस्तान के पीछे बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान। तो उन देशों जो हमारा कम्युनिकेशन का जो वे है या उनको सामान आदान-प्रदान करने का जो तरीका है, वो एक चबार पोर्ट था। वहाँ से आगे जितनी भी हमारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ थी, हम उन सबको कवर करते चबार पोर्ट के थ्रू। अभी क्या हुआ कि चबार पोर्ट के ऊपर इंडिया के लिए सैंक्शन लगा दी गई। इससे क्या है कि जो पूरा ट्रांसपोर्ट का जो
तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये वाली जो सैंक्शन है ये ट्रम्प के 2550 वाले जो सैंक्शंस है ना उनसे भी बड़ी हो सकती है। और जब आप कोई माल सप्लाई करने का जो रूट होता है वो ब्लॉक कर देते हैं, तो आप कभी भी कोई भी अगर आप रूट अल्टरनेट रूट जो हम ढूँढते हैं वो हमेशा महँगा या कॉस्टली या लंबा पड़ता है बहुत ज़्यादा। वो रूट लंबा या महँगा पड़ेगा या सैंक्शन कितनी लगी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है माल की प्राइस क्या होनी है। पर जब अगर वो अपना माल वहाँ जाके महँगा बिकेगा तो फिर वो कोई खरीदेगा ही क्यों? तो ये अपने लिए बहुत बड़ा घाटा है अपने देश के लिए। और अभी सैंक्शन फिक्स नहीं हुए हैं, तो वो अभी डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में किस तरीके की सैंक्शन लगती है, कितनी सैंक्शंस लगती है, किस टाइप की सैंक्शंस लगती हैं। तो देखते हैं इस चीज़ को आगे अभी। सैंक्शंस क्यों लगाई गई इसमें भाई अपने प्रधानमंत्री का कोई हाथ ना है। ट्रम्प की बहुत दिनों से खुजली चल रही है उँगली करने की इंडिया को, तो वो अपनी कर रहा है। हम जो वीडियो बना रहे हैं हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर नहीं रहे हैं। मतलब जो भाई इस टाइम पे इंडिया जो भी अगर मूव करता है वो हमारे लिए बेटर है क्योंकि ट्रम्प हमारे खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है। पर इस टाइम सबसे ज़्यादा गलत है वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो फिलहाल टाइम खुद का नेटो बनाने में लगा हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान नेटो जॉइन कर रहा है। पाकिस्तान नेटो जॉइन नहीं कर रहा, पाकिस्तान खुद का एक नेटो नेटवर्क बना रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं इस सिचुएशन में पाकिस्तान फँस रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं इस सिचुएशन में इंडिया फँस रहा है। तो बाकी देखो सच मैं अभी बताता हूँ आप सभी को। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको किसी को नहीं पता होगा नेटो क्या चीज़ है। देखो नेटो एक ग्रुप्स ऑफ कंट्री है, मतलब जिसके अंदर में क्या होता है कि वो सारे के सारे देश अपनी आपकी मिलिट्री को शेयर करते हैं। नेटो के अंदर ऑलमोस्ट पूरा यूरोप है और अमेरिका भी है। और नेटो के अंदर आर्टिकल 5 है जिसका मतलब में से किसी भी अगर एक देश के ऊपर अगर कोई भी अदर देश हमला करता है तो ये सारे देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। देसी भाषा में समझाऊं तो भाई 4 5 10 12 लोंडो मिलकर एक गैंग बना देते हैं और उन लोंडो में से किसी के ऊपर भी एक के ऊपर भी अगर किसी ने आकर हमला करे तो ये चारों पांचों गैंग बनाकर उस अकेले लोंडे को पीट के आएंगे। समझे सीधी बात। अब पाकिस्तान ने अपना नेटो कैसे बनाया, उसने सऊदी अरेबिया के साथ अपनी डील साइन कर ली और जो डील साइन करी गई है वो ऑलमोस्ट आर्टिकल 5 जैसी है। इसका मतलब है इन दोनों में किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो हम दोनों समझेंगे हम दोनों के ऊपर अटैक हुआ है तो दोनों मिलकर अटैक करेंगे। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो सऊदी अरब भी मिलके पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे अटैक करेगा। फिलहाल टाइम पे इंडिया के पास ऐसी कोई पर्टिकुलर अलायंस या मतलब भाईचारा है ही नहीं किसी के साथ। और चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी नामचारे का चल रहा है। वो अलग बात है कि हमारी इंडिया की आर्मी इतनी है कि अकेली 100 के बराबर है भाई। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, हमें किसी अलायंस की वैसे खास कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि छोटे भाई कहीं अगर 2-3 की अलायंस है तो वो थोड़ा बहुत तो इंडिया को डैमेज कर सकता है। तो बस हमें प्रिवेंशन चाहिए अपनी तरफ से भी एक। और इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है तो चलो उसके ऊपर चलते हैं। देख पाकिस्तान पहली बात बता देता हूँ भाई, पाकिस्तान है पहले ही एक भिखारी नहीं, वो चाहिए अपने एड। तो भाई पाकिस्तान पहले ही उस पे चल रही है। जैसे पाकिस्तान कभी आईएनएफ से मिल जाती है, कभी अमेरिका से मिल जाती है और कभी सऊदी से मिल जाती है। अब क्या है कि कुछ और कंट्रीज़ भी हैं और ये सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो ये भी समझते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा भाईचारा है तो ये देते रहते हैं एड्स। अभी मिडल ईस्ट की सारी कंट्री के पास आया एक एडवांटेज, उनको मिला है एक तेल। प्रॉब्लम की बात ये है कि अब पाकिस्तान को तेल मिला नहीं है और पाकिस्तान बिना तेल के जिंदा रह नहीं सकता। और पाकिस्तान के पास पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग और ईमानदार है। पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्रांग बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्री थी उनकी मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन था वो अमेरिका करता आ रहा था। पर और इन्होंने कभी अपनी आर्मी को इसलिए इतना स्ट्रांग बनाया ही नहीं। जब से ट्रम्प आया प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, कोई भरोसा नहीं कि अमेरिका वाले अब क्या से क्या कर दें। तो और अब पावर डाइवर्ट हो चुकी है इजराइल के पास। और इजराइल कर क्या रहा है, इजराइल सबकी नाक में आंगली करके बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट की कंट्री जितनी में इजराइल पता नहीं कब किस पे अटैक कर दे। और सबको पता हो कि इनका हमास की जल पंगा चल रहा है और किसी को नहीं पता होता हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी चक्कर में पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं और ये चीज़ हमको नहीं पता है क्यों करे जा रहे हैं। बाकी वो बाहर देश का मैटर है भाई, हम उस पर अपना ध्यान नहीं देते। हमें उस पर ध्यान देना है जिससे हमारे देश को इफेक्ट पड़ता है। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में इजराइल और ईरान के पास ही न्यूक्लियर पावर है। और देखो पॉइंट की बात ये है कि हमास के कुछ बड़े लीडर्स के साथ एक पीस साइन हो रही थी कतर के अंदर में। अब किसी को नहीं पता हो तो कतर क्या है कि जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है एक साथ जो मिलकर जहाँ मीटिंग करती हैं वहाँ पर ये बड़ी-बड़ी पीस है ना साइन होती है। अब इज़राइल को पता चला कि हमास की वहाँ पर डील साइन हो रही है, तो जिस बिल्डिंग में डील साइन हो रही थी, इज़राइल ने क्या किया उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया जहाँ पर वो हमास के बड़े ऑपरेटिव्स साइन होने के लिए गई थी। कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के देश है जिनने इस चीज़ को कंडेम किया कि भाई ये चीज़ गलत हुई है। अब भाई ये सही है गलत है वो उनके देश का अलग मैटर है, हम उस चीज़ में हमें नहीं पता भाई, मुद्दे की बात पे चलेंगे अपने। तो इस चीज़ से सऊदी अरब को बस ये समझ आया कि हमारे ऊपर भी कभी ना कभी कैसे भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी अभी है नहीं। तो हम लोग को अभी ऐसी एक अलायंस चाहिए जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। तो इन्होंने ढूँढा पाकिस्तान। पाकिस्तान साथ मिलकर भी ये नहीं कि वो जीत सकते, पर इतनी तो है कि पाकिस्तान के साथ वो मिलकर एक जवाबी कार्रवाई
कर सकते हैं वो। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को बेच रहा है एड्स के बदले में। सऊदी और इंडिया के रिलेशन भाई बहुत पहले से बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करते हैं। इंडिया 11 बिलियन का सामान सऊदी को बेचता है और सऊदी से 34 या 32 बिलियन का सामान खरीदता है। सऊदी हमसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो सऊदी हमसे कभी लड़ाई करने की तो सोचेगा है ही नहीं। कभी इंडिया पाकिस्तान का कोई लफड़ा हो भी जाए तो सऊदी हो सकता है अपना मुंह फेर ले, क्योंकि उसे अपना घाटा तो खाना नहीं है भाई सऊदी को। भाई इस चीज़ से अभी हमारे देश को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अभी इस चीज़ के बारे में भाई डिस्कशन चल ही रहा है और अभी-अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। और वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। और बाकी ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करे रहें और बैक टू बैक अब ऐसी और मज़ेदार वीडियो हम बनाते रहेंगे। बस आपका थोड़ा-सा सपोर्ट मुझे बहुत आगे पहुँचा सकता है, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जितना हो सके उतना शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।